नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपने YouTube चैनल दारा सर जीएस सेंटर में। तो आज मैं क्लास 10 के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिसमें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि इस बार जो एग्ज़ाम में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि बातें कर रहे हैं कि 30 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, हालांकि मैं आपको 40 ऑब्जेक्टिव करा दे रहा हूं। तो ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे और इसे याद कर लेंगे तो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो चलते हैं दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हैं और मैं वीडियो की ओर चलता हूं। और क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, आप देखिए कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों मैं आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स के साथ बताऊंगा कि आपको जो है ना एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। तो आपको ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। और 40 क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, है ना। इसलिए आपको ध्यान से इसको देखना है और सीख लेना है। ठीक है, देखिए मैं एक ट्रिक आपको बताता हूं कि दाढ़ी और गाड़ी, याद रखिएगा, दाढ़ी और गाड़ी में आपको जो है ना अवतल दर्पण का प्रयोग होगा। ठीक है, तो पहला नंबर का जो आंसर है वो अवतल दर्पण। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा होगा कि यदि आपको दाढ़ी और गाड़ी बोला जाए, सौर भट्टी और सौर कुकर बोला जाए, तो आपको कौन दर्पण होगा? अवतल दर्पण। ठीक है ना। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? तो आपका हो गया अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा दोस्तों, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको दे रहा हूं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो फोकस दूरी होता है आपका f। ठीक है, और वक्रता त्रिज्या क्या होता है? r होता है। तो आप पढ़े हैं कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी f और r जो होता है, ये दोनों के बीच में संबंध होता है f बराबर r/2। मतलब जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, इसी को आपको उल्टा के पूछते हैं तो r बराबर, अगर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, r गुना 1 करेंगे तो r हो जाएगा और 2f हो जाएगा। ठीक है ना। तो r बराबर 2f, ऐसा भी हो सकता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका ऑप्शन में क्या दिया है? f बराबर r/2। तो आपका जो है ना बी नंबर का हो जाएगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? देखिएगा किस प्रकार का क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में, अपवर्तन क्या होता है? परावर्तन आपने पढ़ा कि उसी के दिशा में लौट जाती है, लेकिन अपवर्तन अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है ना। तो कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि इसका आंसर जो है आपका होगा तरंग दैर्ध्य, मतलब वेवलेंथ। ठीक है ना। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका? देखिए 4 नंबर, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी? मैं आपको बताता हूं कि देखिए अवतल दर्पण आपका ये है। ठीक है, ये आपका जो है यहाँ पे सेंटर होता है C। अब ये उसका मुख्य अक्ष है। ठीक है, यहाँ पोल होता है P, आपने पढ़ा होगा। फिर ये देखिए, ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण है। जब परावर्तन होता है तो ये इधर लौटता है, तो इसको क्या बोलते हैं? एफ बोलते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये सेंटर हो गया, ये पोल हो गया, तो यहाँ एफ यहाँ जो है आपका बना। तो एफ आपका क्या है? बी नंबर में है ना। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर का 4 का बी होगा, एफ मुख्य फोकस। ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 5वां नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो वो कौन सा दर्पण होगा? देखिए वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो आपको देखना होगा अवतल दर्पण में बड़ा बनता है, समतल दर्पण में उसी तरह बनता है, लेकिन वस्तु के आकार का जो बनेगा वो आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण में। ठीक है ना, उत्तल दर्पण में। 6ठा क्वेश्चन क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपवर्तन बोले या परावर्तन बोले, आपका कितना होगा? 2 ही आंसर होगा। ठीक है, याद रखना है, प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम और परावर्तन के भी कितना नियम होते हैं? 2 ही नियम होते हैं। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए गोलीय दर्पण, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि यदि एफ होता है क्या? आपका एफ होता है फोकस दूरी। ठीक है, और वक्रता त्रिज्या क्या होता है? आर। तो अगर एफ बराबर r/2 होता है, तो मैं आपको बताता हूं, यदि फोकस बोले तो जो दिया रहेगा उसका आधा कर देना, और अगर वक्रा बोले, वक्रा
वक्रता, बकरा से याद रखिए वक्रता। तो इसमें क्या होगा, उसका डबल कर देना। जब बकरा बोलेगा तो डबल करना है, फोकस बोलेगा तो आधा करना है। तो आपको क्या बोले फोकस, तो 50 का आधा क्या होगा 25। ये रहा आपका आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। आप इस ट्रिक को याद रख लिया, अगर बकरा निकालने बोले तो डबल कर देना और फोकस बोले तो आधा कर देना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, उम्मीद है कि मजा आ रहा होगा दोस्तों आपको, और एक बार पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। 1 मीटर फोकस दूरी, ठीक है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, देखिए क्षमता जो होता है P बराबर 1/f होता है। ठीक है, P बराबर 1/f। तो 1 मीटर दिया है, तो 1 मीटर तो 1/1। ठीक है, देखिए f के जगह में क्या लगा दिए, 1 लगा दिए, तो 1/1 तो 1 ही ना होगा, 1 डायोप्टर। समझ में आ गया होगा। आपको याद रखना है P बराबर 1/f, ये लेंस की क्षमता का है। ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में मिलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 9 नंबर, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा, उत्तल लेंस, देखिए उत्तल लेंस जो होता है उसकी जो फोकस दूरी, अवतल में, आपका अवतल में सारा सभी जो है ऑल नेगेटिव होता है। ठीक है, और उत्तल में, उत्तल दर्पण हो या लेंस हो, उसमें जो वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो उम्मीद है आपको याद हो जाएगा कि किसी उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 9 का आंसर आपका क्या होगा, ए नंबर। 10 नंबर है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग, वेग क्या होता है, उसका चाल, तो किस में होता है। ठीक है, निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में। तो प्रकाश का वेग जो है न्यूनतम जो होता है, जैसे अगर आप कांच लगा दोगे ना, कांच, आप रूम में ग्लास लगा देते हैं हम लोग, तो अगर ग्लास लगा देंगे तो आप जैसे देखिए कार का शीशा लगा देते हैं तो साउंड जरा भी बाहर नहीं जाता है, और बाहरी साउंड भी आपका अंदर नहीं आता है, तो ये कांच होगा। ठीक है ना, उम्मीद है आप ऐसे एक स्टोरी वाइज अगर याद रखोगे कि कांच किस में प्रकाश ज़्यादा जा सकता है या ध्वनि, तो उसमें आपको जो है ना कांच आएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी, अभी मैं आपको बताया था क्या, P बराबर 1/f, P बराबर 1/f। देखिए ये फॉर्मूला में आपको बैठा देना है। तो 4D है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद 1/f। ठीक, P बराबर, तो P की जगह में लगा दिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 गुना f करेंगे तो 4f हो जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा। तो f बराबर 1/4, इसको भाग दे देंगे तो 4 से तो कितना आएगा, 4 का 0.25, तो आपका हो जाएगा ये वाला बी नंबर का हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना, आराम से आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिए। 12 नंबर में आपका सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या होगी। सेम वही क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की फोकसांतर। तो उत्तल लेंस क्या होता है, फोकस उसका पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो क्या होता है, फोकसांतर इतना दिया है तो उसकी क्षमता, अभी मैं आपको बताया था P बराबर 1/f, P बराबर 1/f। ठीक है, तो देखिए P आपका कितना है 50 सेंटीमीटर फोकस में, तो 1/50। ठीक है, इसको अगर हम लोग गुना करते हैं तो ऊपर मीटर से गुना करेंगे तो 50 गुना 2, तो कितना हो जाएगा आपका 2। देखिए आपका आंसर ऑप्शन में होगा 5D। देखिए ये 2D होगा। ठीक है ना, 2D, 2 डायोप्टर, इसका जो है आंसर आ जाएगा। बस वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, उससे आपका बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है। सबसे तेज प्रकाश किस में जा सकती है, कांच में नहीं जाएगा, पानी में नहीं जाएगा, हवा में नहीं जाएगा, बल्कि निर्वात में जो है प्रकाश का वेग सबसे अधिक जाता है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 12 नंबर, क्या किसी उत्तल लेंस, नहीं सॉरी 12 लेंस 13 नंबर पे हो गया। 14 नंबर, दिए गए प्रक्रम में कौन उष्माक्षेपी है। आपने पढ़ा होगा कि श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, तो आपका आंसर ए नंबर का इसमें हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, इससे आपको याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, जंग लगना, नहीं सॉरी 15 नंबर, चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। मैंने पढ़ाया था आपको कि चिप्स की थैली में कौन सा गैस भरा रहता है, नाइट्रोजन गैस। उम्मीद है याद होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, 16 नंबर, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जंग लगने से उसमें क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया है। तो जंग लगना आपका संयोजन अभिक्रिया के ए नंबर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, 17 नंबर, देखिए 17 नंबर में आपका क्या क्वेश्चन है कि दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। उपचयन में ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होती है, याद रखिएगा, ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होती है, मतलब प्लस होता है, और जिसमें ऑक्सीजन माइनस होता है वो अपचयन होता है। ठीक है ना, तो इसमें आप देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड में जो ऑक्सीजन, यहाँ देखिए
कार्बन अकेला था, इसके पास ऑक्सीजन मिल गया। जिसको मिला उपचयन, जिसका खो गया अपचयन। अगर अपचयन पूछता तो आपका ये होता, लेकिन उपचयन पूछा गया है, तो उपचयन पूछा है तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपका देखिएगा CO किस ऑप्शन में है, देखिए आपका जो CO है डी नंबर में, ठीक है ना। तो डी नंबर में ये रहा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 18 नंबर क्या है, हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का। दोस्तों देखिए, दिए गए कौन सा समीकरण संतुलित है। देखिए आपको करना क्या है, इसमें समीकरण कैसे संतुलित है। देखिए Ca, ठीक है, कैल्शियम इधर कितना है, 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक। OH, देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 2, यहाँ पे 2, 4, यहाँ पर 3 और 1, 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आपको देखना क्या है कि क्वेश्चन जो है आपका 18 नंबर का जो है ना, कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है, तो आपका इसमें जो है ए नंबर का आंसर सही होगा, ठीक है ना। बाकी संतुलित नहीं है। देखिए H2 यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 दूना 4 है, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सारे के सारे जो है गलत है, ठीक है। फिर देखिए 19 नंबर में आपका क्वेश्चन क्या है। 19 नंबर में दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ठीक है ना। इसमें जो है ना दोस्तों आपका चित्र जो है इसमें छूटा हुआ है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसमें जो है ना दिए गए चित्र में, चित्र छूटा हुआ है, इसमें आपका Pb + Cu, देखिए इसमें ये और ये प्रतिक्रिया किया और इन दोनों के प्रतिक्रिया के बाद जो है ना कॉपर को अलग कर दिया है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें कोई तत्व दूसरे से अभिक्रिया करके दूसरे तत्व को हटा देता है और उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेता है, उसको विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, दिए गए पदार्थ में कौन गंध्य सूचक, गंध्य, हल्दी नहीं है, लिटमस नहीं है, चाइना रोज नहीं है, बी जो डी नंबर आपका है ये आपका आंसर सही होगा। प्याज, प्याज जो है ना गंधे सूचक के अंतर्गत आता है क्योंकि ये महकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये नहीं होगा। तो आप पढ़े हो कि कैल्शियम जो प्लास्टर ऑफ पेरिस, हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है ना, तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा डी नंबर का आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर। फिर 22 नंबर देखिए, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है। विरंजक चूर्ण को ही ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका होगा CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान देना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 23 नंबर, इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया होती है। देखिए इस चित्र में थोड़ा सा समीकरण में जो है ना इसमें थोड़ा दिख नहीं रहा है, कट गया है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा बुक में देख करके थोड़ा मैनेज कीजिएगा और इसको कमेंट में कीजिएगा कि इसका क्या संयोजन होगा, वियोजन होगा, क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो आपका डी नंबर का। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इमली खाने के लिए लड़कियां टर्टर करती है, इसलिए उसको याद रखिए, टार्टरिक अम्ल आपको पूछा गया जाएगा। अगर टमाटर में तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए तनुकरण प्रक्रिया में क्या होती है। तनुकरण मतलब होता है पतला करना, ठीक है ना। तो तनुकरण में पतला करना जो होता है, इसमें उसकी सांद्रता कमी हो जाती है, मतलब उसका जो पतला करेंगे तो उसका गाढ़ापन कम हो जाएगा ना, तो आपका इसमें सी नंबर का आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। प्रकाश वियोजन, वियोजन जो होता है जिसमें प्रकाश देते हैं हम लोग, देखिए AgBr, तो इसमें देखिए ए नंबर का इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें अगर हम लोग सनलाइट दे देंगे, सूर्य प्रकाश दे देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें ये जो है ना धूप से Ag और Br जो है ना अलग अलग हो जाएगा। तो 26 नंबर का ए आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों, क्या है। अमीबा अपने किस अंग से भोजन पाचन करता है, तो ये होगा आपका खाद्य रिक्तिका, ठीक है ना, खाद्य रिक्तिका हो जाएगा अमीबा, जिसको खाद्य दानी भी बोल सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 28 नंबर, पाचन क्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है, तो इसमें आपका याद रखना है, इसमें जो है ना पित्त लवण होता है, ठीक है। 28 का आपका डी हो जाएगा, पित्त लवण। 29, निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण, जिसमें जो अपना भोजन अपने बनाता है। अमरबेल, कवक, अमीबा, ये सब अपना भोजन अपने नहीं बना पाता, तो आम जैसे कोई भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है। तो डी नंबर आंसर होगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, ये भी इसका डी होगा, 4 कोष्ठक, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय, ठीक है ना। तो ये 4 कोष्ठक होते हैं, 4 कोष्ठक वैश्य में भी आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 30 नंबर हो गया आपका। 31 नंबर, श्वसन वर्णक किसे कहते हैं।
श्वसन वर्णक जो होता है वो रक्त को जो है ना परिवहन करता है, रक्त का परिवहन। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, जो लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। 32 नंबर, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? उत्सर्जन किससे होता है? वृक्क से। तो जो उसकी क्रियात्मक इकाई होती है उसको वृक्काणु बोलते हैं, ठीक है, वृक्काणु, ध्यान रखिएगा। तो वृक्काणु हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 हो गया। 33 नंबर, वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालने या छानने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने सुना होगा कि डायलिसिस में लोगों को रखा जाता है, तो उसमें रक्त को छानकर बाहर निकालने के लिए जो है ना डायलिसिस या अपोहन, याद रखिएगा, इसको आपको डायलिसिस भी लिख सकता है, ठीक है, डायलिसिस। तो ये आपको याद रखना है। 34 नंबर, जनन की मूल घटना क्या है? जनन की मूल घटना जो है आपका डीएनए की प्रतिकृति बनना, डीएनए की प्रतिकृति बनना, ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 35 नंबर में क्या है कि दिया गया चित्र, दोस्तों मैं आपको बताया था चित्र को थोड़ा मैनेज करना है, इसमें कुछ जो है ना अधूरा छूटा हुआ है, इसलिए आप इसको देखेंगे और फिर कमेंट करेंगे कि ये द्विखंडन है, मुकुलन है, या कौन सा जनन की विधि है। 36 नंबर, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा है, निषेचन, जिसमें अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं उसको फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। निषेचन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, आंतरिक और बाह्य, ठीक है, ये सब जानते हैं। लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? तो आपको याद रखना है टेस्टोस्टेरोन। ये पुरुषों में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है, ठीक है, और जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन जो होता है वो स्त्री का है, ठीक है। तो लड़कों में यौनावस्था में टेस्टोस्टेरोन। 38 नंबर, सौर स्थिरांक का मान, जो सौर स्थिरांक का मान होता है ये ए नंबर का होगा, इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है, 1.4 kW/m²। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैव गैस का मुख्य घटक जो है मीथेन है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना। अब देखते 40 नंबर, महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना अंतर होना चाहिए? तो उसका जो जल की गहराई है ना उसका जो है आपको याद रखना ये 20 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये 1 टाइम 2 टाइम्स जो है ना आपको रिवाइज कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं दारा सर GS सेंटर। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं आपके अभी से एग्जाम तक आपके साथ हूं, बल्कि सब दिन आपके साथ हूं, और आपको सारे क्वेश्चन जो है ना मैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन का प्रेडिक्शन दूंगा और मैं आपको बेहतरीन तरीका से कराऊंगा। थैंक यू।